नमस्कार दोस्तों, मैं लखन पटेल, आज़ाद P3 निर्देशक। मुझे पता है, आप सब लोगों को भी जानकारी है कि इस समय हम एक महामारी से जूझ रहे हैं और निश्चित ही हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे। आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। अगर इंसान में है हौसला तो मरुस्थल में भी जल होगा। तो मैं आज जो MPSI की तैयारी कर रहे हैं, जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, जो पुलिस सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके संबंध में कुछ चर्चा करने आया हूं। तो मैं ये बता दूं आपसे कि आप निश्चिंत रहिए। जैसे ही इस महामारी से हम निजात पाते हैं या थोड़ा बहुत भी हमको इससे रिलैक्स मिलता है, हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे, फिर से प्रतियोगिता के उसी अवसर पर आएंगे। लेकिन घर बैठे अभी हम इस प्रतियोगिता को कंटिन्यू करना है, उसे संचालित करना है। तो हम इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से या ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से कार्य कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर जब भी इसका एग्ज़ाम होता है, वैसे भी आपका ये ऑनलाइन एग्ज़ाम्स है, तो कोई ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं कि इसके लिए कोई सेंटर पर इकट्ठा होना है। तो निश्चित तौर पर अगर होना भी होगा तो वो सरलता से गवर्नमेंट उसको कराएगी। आप तो अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। तो सबसे पहले MPSI वालों को मैं बता दूं कि MPSI में जैसे कि हमने देखा, यहाँ पर कुछ पोर्शंस बहुत मायने रखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं हिंदी प्लस इंग्लिश, ये दोनों एक पेपर को पूरा का पूरा अगर हम देखें तो कवर करते हैं। जहाँ हिंदी 70, वहीं 30 जो है क्वेश्चंस जो हैं, ये कहीं ना कहीं एक पेपर में इन दोनों का रेशो होता है। जहाँ हम देखें हिंदी और इंग्लिश, अगर हम इसको 80 अबाउट ले आते हैं तो निश्चित तौर पर इस पेपर पर हमारी विजय हो जाती है। और अगली बात अगर मैं करूं तो वहाँ पर GS का पोर्शन है, मैथमेटिक्स आदि का पोर्शन है। तो GS में भी हमें ऐसी धारणाएं तोड़नी पड़ेंगी कि इस पोर्शन से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आते हैं, इसमें हम ध्यान ना दें। ऐसा कहीं कुछ निश्चित नहीं किया गया है कि इससे एक क्वेश्चन आए या दो क्वेश्चन आए। ये तो हमारे मन की धारणाएं हैं। आपको हर एक पोर्शन पर ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो GS का ज्योग्राफी का पोर्शन हो, चाहे वो इतिहास का पोर्शन हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का पोर्शन हो, चाहे अगर हम देखें तो वो साइंस का पोर्शन हो, या फिर करंट अफेयर्स या अदर पोर्शंस हो, या मैथमेटिक्स हो या अदर पोर्शन हो। आपको सभी पोर्शंस को बराबर बराबर ध्यान देना पड़ेगा। और अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश पर भी ध्यान दें। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस टॉपिक को आप पढ़ते हैं, जिस टॉपिक को आप रीड कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए। उसके बाद जो डाउट निकलते हैं उस पर डिस्कशन किया जाएगा, और जो पढ़ाया जा रहा है उसे आप डेली क्लास के माध्यम से अटेंड करिए। आज़ाद P3 जो है 20 मई से ऑनलाइन क्लास प्रारंभ कर चुका है MPSI के लिए, तो इस पर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत। आपको शुभकामनाएं। सर्वप्रथम काल, क्योंकि अगर हम देखें इतिहास को हम 3 कालों में बांटते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इन 3 कालों में हम इतिहास को बांटते हैं। और मैं आपको प्राचीन काल से आज शुरुआत करूंगा। तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। क्या इतिहास का ये विभाजन सही है? देखा जाए तो सही तो है, पर इतिहास और भी कुछ पार्ट में डिवाइड है। पहले हमको देखना पड़ेगा इतिहास किन पार्टों में डिवाइड है, इतिहास किन स्वरूपों में डिवाइड है। तो अगर हम देखें, एक्चुअली इतिहास को अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से डिवाइड किया जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल। इतिहास को हम 3 स्वरूपों में बांटते हैं। जैसे कि हमने देखा, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसके संबंध में कोई भी हमें लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होती। जो भी हमें कहीं ना कहीं इनके अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं कि जो पत्थरों के माध्यम से या फिर औजारों के माध्यम से इस काल के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो प्राग ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसके संबंध में कोई रिटन जानकारी नहीं है। तो आदि ऐतिहासिक एक ऐसा काल है, आदि इतिहास एक ऐसा काल है, लिखित जानकारी होने के बाद भी हम उसे नहीं समझ पा रहे हैं, उसकी हमें जानकारी पूरी तरह से नहीं हो पाई। जैसे हड़प्पा स्वरूप में हम देखें तो यहाँ लिखित जानकारी तो है, लेकिन हम उन्हें नहीं समझ पाए हैं, उनकी राइटिंग को नहीं समझ पाए हैं, उनकी लिखावट को नहीं समझ पाए हैं। तो ये आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल वो है जिसे समझा जा चुका है, पढ़ा जा चुका है, जाना जा चुका है। तो इस तरह हम इतिहास को वास्तव में 3 स्वरूपों में बांटते हैं।
अब चूंकि मैं बात करूं यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल की, तो प्रागैतिहासिक काल को भी बांटा गया है 3 रूपों में। और प्रागैतिहासिक काल जो है इन 3 रूपों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल को मैं अगर बात करूं तो प्रागैतिहासिक काल को इन 3 रूपों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल अगर हम देखें तो यह है पुरापाषाण, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। क्योंकि अगर ऐतिहासिक स्वरूप में अगर हम बात करें तो हम कहीं ना कहीं इतिहास की शुरुआत के शुरुआती दौर से अगर हम लेकर चलें तो हम ये मानते हैं कि इतिहास पत्थर के विकास से, पाषाण के विकास से ही कहीं ना कहीं इतिहास देखा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि पुरापाषाण काल अर्थात एक ऐसा काल जहां पत्थर अपनी पुरातन अवस्था से विकास की गति को प्राप्त करता है। वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूं मध्यपाषाण काल में छोटे छोटे माइक्रोलिथ हथियार बनाए जाते हैं। और नवपाषाण काल कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मानव विकास की भी एक अवस्था है। ये पाषाण के साथ साथ मानव को भी एक गति देता है। इस तरह अगर हम देखें तो इन 3 कालों में इसको बांटा गया है। अब पुरापाषाण जो है ये भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पुरापाषाण को अगर हम 3 भागों में डिवाइड करें तो यहाँ पर हमारे सामने आता है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो जैसे हमें देखते हैं कि ये भी 3 भागों में बटा हुआ है। अब जैसे हम पाएं कि भाई यहाँ पर पुरापाषाण जो है वो उच्च पुरापाषाण, नीचे से शुरू कर देता हूं, मध्य पुरापाषाण और निम्न पुरापाषाण। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण। तो अभी पाषाण की अवस्था है। अब लग रहा होगा कि यार इतिहास जो है वो भयंकर डर है, भयावह सा डर है। तो मैं इस डर को थोड़ा सा खत्म करता हूं। जैसे कि निम्न पुरापाषाण पत्थर की बिल्कुल लोअर अवस्था, मध्य पुरापाषाण पत्थर की अलग अवस्था, एक थोड़ी सी उसकी बेहतर अवस्था, और उच्च पुरापाषाण उसकी एक अच्छी अवस्था। तो मुझे 2 बच्चों के नाम चाहिए और एक काल्पनिक संरचना है, किसी के हृदय को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया कार्य नहीं है। तो 2 बच्चे अपना नाम दें, अपना नाम बताएं। दीपक पटेल। दीपक पटेल। आप? पटेल। निखिल। चलिए, ये दीपक है और ये निखिल है। मेरी चित्रकारी पर मत जाइएगा, बहुत महान चित्रकार हूं। चलिए, तो ये मैं दीपक और निखिल को देख रहा हूं। ये दोनों निम्न पाषाण काल में हैं, बड़े ही आवारा हैं। इनके नाखून बड़े बड़े हैं। नाखून जो हैं ऐसे हैं कि इन्होंने कई दिन तक नहीं काटे, शायद काटते भी ना हो, खा जाते हैं। या अगर हम देखें तो इनके बाल ऐसे हैं कि इन्होंने नहाया नहीं जमाने से। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो ये घूम रहे हैं निम्न पुरापाषाण में खाने की तलाश में। और इनके फ्रूट खत्म हो चुके हैं, इनके एप्पल खत्म हो चुके हैं, इनके बनाना खत्म हो चुके हैं। अब क्या होता है कि इनको जाता हुआ एक खरगोश दिखता है। मैंने पहले भी कहा मेरी चित्रकारी पर शक ना करें, महान चित्रकार। तो एक खरगोश जाता हुआ इनको दिखा। निखिल खरगोश के पीछे दौड़ा रहा है, खरगोश उसको दौड़ा रहा है। जब ये थक गया तो दीपक दौड़ा और दौड़ते दौड़ते ये भी गिर गया, उठ गया। अब इसका दिमाग खराब हो गया और इसने जमीन में एक हाथ बींचा, जैसे हम गुस्से में ऐसा हाथ खींचते हैं। इसने ऐसा हाथ बींचा और इसके हाथ में एक चीज लगी, एक वस्तु हाथ में लगी, और वो वही था जो पत्थर था, जो अपनी लोअर अवस्था में पड़ा हुआ था, जो अपनी निम्न अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसमें कोई डेवलपमेंट नहीं था, कोई विकास नहीं था। और दीपक ने उस पत्थर को उठाया और खरगोश पर थ्रो कर दिया और खरगोश वहीं ढेर हो गया। अरे वाह, अरे वाह, वाह, पत्थर का तो प्रयोग किया जा सकता है। अरे इसका तो उपयोग किया जा सकता है, आज पता चला। और इन्होंने दावत उड़ाई खरगोश की। अब उसके पश्चात जो था, ये जो है इस पत्थर को इन्होंने रख लिया। जब पत्थर को रख लिया मतलब ये था कि पत्थर में, अभी मैंने निम्न पुरापाषाण इसलिए कहा कि पत्थर अपनी लोअर अवस्था में, अपनी प्राकृतिक अवस्था में, अपनी नेचुरल अवस्था में, उसमें कोई विकास नहीं, उसमें कोई
विकास की अवस्था नहीं है। तब ऐसी अवस्था में क्या हुआ कि इन्होंने इस पत्थर को रख लिया, इनको पता चल गया कि ये प्रयोग तो किया जा सकता है। इसी समय एक बड़ा सा हिरण गुजर रहा था। मैंने पहले भी कहा चित्रकारी पे शक न करें। तो ये हिरण काफी खाया पिया था और निखिल को लगा कि यार आज तो बड़ी दावत है। और निखिल ने क्या किया, उसी पत्थर को जो दीपक और निखिल के पास था, इन्होंने क्या किया कि इस हिरण पर थ्रो कर दिया। हिरण खाया पिया था, खानदानी था, उसकी मम्मी ने उसे काजू बादाम खिलाए थे। जैसे ही उसको मारा तो वो निखिल की ओर पलटा और कहता है बेटा ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। जब दोबारा कोशिश करें अर्थात ये था कि उस पत्थर से उसे कोई असर नहीं हुआ। जब असर नहीं हुआ तो गुस्से में निखिल ने उस पत्थर को जमीन पर दे मारा। जैसे ही उसको जमीन पर दे मारा, पत्थर के दो टुकड़े हो गए, अर्थात पत्थर दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया, उसमें किनारे आना शुरू हो गए और पत्थर की विकास यात्रा तय करना है। पत्थर ने अपनी विकास यात्रा प्रारंभ कर दी। अब वो निम्न पाषाण से मध्य पुरा पाषाण में आ गया। निम्न पुरा पाषाण से मध्य पुरा पाषाण में आ गया, अर्थात जब वो टूटा तो उसमें किनारे आ गए, उसमें नुकीलापन आ गया, उसमें फलक आ गया, उसमें नुकीलापन फलक आ गए। हीरे में फलक दिखते, फलक आ गए और इसे फलक संस्कृति कहा एच.डी. सांकलिया ने। एच.डी. सांकलिया एक विचारक हैं, उन्होंने इसे फलक संस्कृति कहा। अब पत्थर अपनी विकास की यात्रा तय कर रहा था, उस लोअर अवस्था से, उस नेचुरल अवस्था से वो कहीं ना कहीं क्या आ गया, अब मिडिल अवस्था में आ गया, मध्य पुरा पाषाण में आ गया, उसमें नुकीलापन आ गया। अब ये नुकीलापन ऐसा था, किसी भी जानवर को जब भी इससे अटैक किया जाता था तो भले ही वो ना मरे लेकिन वो घायल हो जाता था, क्योंकि उसका नुकीलापन, पत्थर का जो नुकीलापन था उसे डैमेज कर दे, उसे घायल कर देता था। इस तरीके से पत्थर ने अपनी विकास यात्रा तय की, अपनी निम्न अवस्था से मध्य अवस्था तक वो प्रवेश कर गया। अब अगर देखा जाए तो उसकी उच्च अवस्था आती है, उच्च अवस्था में उसके औजार बनना शुरू हो जाते हैं। पत्थर की हायर अवस्था आ जाती है, औजार बनना, पत्थर के औजार बनना शुरू हो जाते हैं। और सबसे पहले पत्थर का बनाया गया औजार जो है वो है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी मनुष्य द्वारा इस्तेमाल की गई पहली एक हथियारिक स्वरूप में मानी जाती। जरूरी नहीं होती कुल्हाड़ी लोहे की हो या फिर पत्थर की हो, कुल्हाड़ी तो चांदी की भी हो सकती है। हमने कहानी सुनी है, चांदी की कुल्हाड़ी वाली एक लकड़हारा लकड़ी काटने जाता है, उसकी लोहे की कुल्हाड़ी गिर जाती है, वहां से देवता आते हैं, सोने की कुल्हाड़ी चाहिए कि चांदी की कुल्हाड़ी चाहिए। मतलब कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी केवल एक शेप है, ऐसा नहीं है कि लोहे की कुल्हाड़ी हो सकती है। हमने हमारे देवी देवताओं के पास मिट्टी की कुल्हाड़ी भी देखी है, थर्माकोल वाली कुल्हाड़ी भी देखी है। तो इस तरह कुल्हाड़ी एक शेप है, तो पत्थर का एक कुल्हाड़ी बनाई गई। गंडासे बनाए गए, गंडासे, नारियल पानी, गंडासे, तो गंडासे बनाए गए। माता काली, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडा फट। तो आगे अगर हमने देखा, मैं औजार के लिए नाम ले रहा हूँ, धार्मिक तौर पर नाम नहीं ले रहा हूँ। तो हमने ये कहा कि यहाँ पर कुल्हाड़ी देखा, यहाँ पर हमने गंडासे देखे, और अगर हम देखते हैं तो ब्लेड, ब्लेड, ब्लेड सुना होगा आपने, बिल्किल्सन, सुपरमैक्स, जिलेट, विजय। ब्लेड एक शेप है, तो ब्लेड भी एक नुकीला बने, मतलब पत्थर के ब्लेड भी बनने लगे। सोचिए कि पत्थर ने किस विकास यात्रा को तय किया, जो अपनी नेचुरल, बिल्कुल अपनी प्राकृतिक अवस्था से, अपनी निम्न अवस्था से हायर अवस्था तक आ चुका था। तो ये पत्थर की विकास यात्रा थी, जो निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण, उच्च पुरा पाषाण में लोअर अवस्था से उसमें नुकीलापन आना और फिर उसके औजार बनना प्रारंभ हो गए। यहाँ तक शायद आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे की बात करता हूं मैं। तो आगे चले, आगे हम मध्य पाषाण काल में प्रवेश करते हैं। मध्य पाषाण काल, अब चूंकि ऐसा नहीं है कि अभी ये दोनों जो बंदे हैं, इनका मैंने अभी नाम पूछा था, निखिल और दीपक, अभी ऐसा नहीं है कि इनमें कोई विशेष डेवलपमेंट आ गया हो। अभी इनके बाल ऐसे नहीं है, नाखून ऐसे नहीं है कि बाकायदा प्रॉपर रूप से मैनेज हो रहा है। हालांकि आपको लग रहा होगा इतने काल तक ये व्यक्ति चल रहे हैं, मैंने पहले ही कहा काल्पनिक स्वरूप में, काल्पनिक नाम है, हृदय पर ना ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैंने ये कहा
कि भाई यहाँ पर ये दोनों जो है अभी भी आवारा हैं, अभी भी भटक रहे हैं और अभी भी ये खाना बदोश जीवन ही व्यतीत कर रहे हैं। अब क्या होता है कि 3 दिन तक 4 दिन तक बरसात होती है, जबरदस्त बरसात होती है, नहीं रुक रहा है, बहुत तलाश कर रहे हैं दोनों, पानी नहीं रुक रहा है तो नहीं रुक रहा है, बरसात नहीं रुक रही है, भूख से लबालब हो रहे हैं। मेरे पेट की तरफ ध्यान ना दें, तो ये भूख से लबालब हो रहा है और जब लबालब हो रहे हैं ये लोग, तो क्या होता है कि इन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया और कहा कि तेरी वजह से ऐसा नहीं हुआ, तेरी वजह से ऐसा नहीं हुआ, अर्थात दोनों में द्वंद्व चल रहा है। लेकिन अब एक द्वंद्व का निष्कर्ष देखिएगा जो बड़े आविष्कार को जन्म देगा, वो ये था कि अब इन्होंने क्या किया, स्टोरेज पद्धति को अपनाया, संग्रहण पद्धति को अपनाया, संग्रहण पद्धति को अपनाया। संग्रहण पद्धति अर्थात है कि इन्होंने संग्रहण, स्टोरेज पद्धति। आप बताइए संग्रहण पद्धति आप शायद समझ पा रहे हो कि आज आपके घर में गेहूं रखा हुआ है, आप कम से कम जो सिटीज में है अगर हम बात करें तो 15 दिन का या महीने भर का गेहूं रखा हुआ है। आप अगर गांव में है, विलेज में है तो 6 महीने 4 महीने 1 साल तक का गेहूं रखा हुआ है। इसी तरह आपके पास सारे खाद्यान्न चीज़ों में जो है आप चीज़ें रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, चाहे वो शक्कर हो चाहे और चीज़ें हों, 8-10 दिन 10 दिन। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप दुकान पर जाएं और बोलेंगे नहीं नहीं मुझे क्या है एक जेब भर का शक्कर दे दीजिए, चीनी दे दीजिए, या मुझे क्या है कि चाय पत्ती दे दीजिए, मुझे तो 4 लोगों के लिए चाय बनानी है। ऐसा होता है क्या? नहीं, बल्कि संग्रहण पद्धति हम अपनाते। तो ये संग्रहण पद्धति पहले से देखिए, अर्थात इन्होंने क्या किया, एक जानवर को मारा, एक जानवर को उन्होंने घायल करके उसको बंधन पद्धति पर लेकर आ गए और इससे एक नया आविष्कार जन्म लिया जिसे बोलते हैं पशुपालन। मनुष्य ने पशुपालन करना सीख लिया, पशुओं को पालना सीख लिया, और जब उन्होंने पशुओं को पालना सीख लिया तो अब क्या हुआ कि पशुपालन के पहले साक्ष्य मैं आपको बता दूं तो बाघौर राजस्थान और आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश, तो बाघौर राजस्थान और आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश से पशुपालन के पहले साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मनुष्य ने पशुओं को पालना शुरू कर दिया, उन्हें पालतू बनाना शुरू कर दिया, तो यहाँ से कहीं ना कहीं संग्रहण पद्धति का जन्म हुआ, एक संग्रहण स्टोरेज प्रणाली का जन्म हुआ। साथ ही मध्य पाषाण काल में मनुष्य का पहला अस्थि पंजर भी माना जाता है। पहला अस्थि पंजर हथनौरा क्षेत्र से प्राप्त हुआ, ये नर्मदा क्षेत्र है, हथनौरा से प्राप्त होता है। मतलब अर्थात मेरे बताने का तात्पर्य यह है कि हथनौरा से पहला अस्थि पंजर मानव का प्रारंभ जो प्राप्त हुआ नर्मदा क्षेत्र में होता है। ये है कि हो सकता है आपको लग रहा हो कि यहाँ भी मनुष्य रहा होगा, बिल्कुल यहाँ हो सकता रहा हो, लेकिन मनुष्य के जो शरीर संरचना की अगर हम बात करें उसमें क्या होता है, हम कार्बन डेटिंग पद्धति से पता लगाते हैं। इसे बोलते हैं C14 पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति C14। उसके अंदर जो लेड है, हड्डियों में जो लेड रहता है, जो सीसा रहता है, उससे पता चलता है कि डेड बॉडी कितने प्राचीन। अब चूंकि ये इतना प्राचीन काल है कि उस समय की डेड बॉडी रही हूँ, उनमें लेड नहीं प्राप्त हो पा रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है कालांतर में, तो इसलिए इस समय का हमें पता चला, जानकारी हुई कि सबसे प्राचीन जो है वो हथनौरा क्षेत्र से प्राप्त होता है, जो मनुष्य का अस्थि पंजर है, जो मध्य पाषाण काल से प्राप्त होता है। तो चलिए मध्य पाषाण काल में हमने क्या देखा कि संग्रहण पद्धति अर्थात पशुपालन जो बाघौर राजस्थान, आदमगढ़ होशंगाबाद से प्रारंभ होता है। साथ ही मनुष्य का या मानव का पहला अस्थि पंजर हमें कहां से, हथनौरा से प्राप्त होता है। चलिए इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि छोटे छोटे हथियार जो हैं पत्थरों के बनाए गए, माइक्रोलिथ हथियार बनाए गए। तो ये माइक्रोलिथ मतलब होते हैं छोटे छोटे, जो माइक्रोलिथ जो है पत्थरों के हथियार बनाए गए। चलिए अभी भी अगर मैं देखूं तो जैसे मैंने बताया था 2 पात्रों का जो मैंने नाम लिया था, दीपक और निखिल, ये घूम ही रहे और घूमते घूमते क्या भोजन की तलाश में है। अब भोजन की तलाश में इस बार कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कुछ बड़ा हो जाएगा, देखिएगा। अभी मैंने ये कहा कि ये तलाश में घूम रहे हैं और क्या होता है कि इस बार
इन्हें कुछ जंगली चीजें मिलती हैं, जैसे जंगल में कुछ अनाज उग जाते हैं, जंगली चावल, जंगली, तो क्या होता है कि ये उस स्वरूप में क्या होता है कि कई बार क्या होता है, पेड़ों के घर्षण से, बांसों के घर्षण से चिंगारी उत्पन्न होती है, तो जंगलों में आग लग जाती है। तो यहाँ आग लगी हुई थी। अभी मनुष्य ने आग का आविष्कार करना नहीं सीखा, लेकिन आग से इंट्रो जरूर उसका मध्य पाषाण काल में हो गया। मतलब उसने देख लिया कि कोई ऐसे पदार्थ है जो जला देता है, कोई ऐसी चीज है जो जला देती है। तो क्या हुआ कि दूर से जो अनाज जो जला हुआ था, कुछ अनाज जल गया तो कुछ झुलस गया। जब झुलसा, इस बार इन्होंने उस अनाज को जब टेस्ट किया तो बड़ा टेस्टी प्रतीत हुआ। स्नैक्स बड़ा ही टेस्टी था, बहुत ही, अब मैं हिंदी में और नहीं कहूँगा, हाँ, जो हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि खाने से पहले या कभी कभार क्या होता है कि हम, जो मैंने बता दिया स्नैक्स को हम ले लेते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया, अब वो हिंदी में आप उसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, है ना। तो अब आगे की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर मैंने ये कहा कि भाई ये बड़ा ही, क्या कहते हैं ना, बड़ा ही चखने में बड़ा ही कैसा लगा, टेस्टी लगा। जब ये टेस्टी लगा तो क्या हुआ कि ऐसी स्थिति में ये दोनों नदी के किनारे दौड़े और वहीं नदी के किनारे उसको खाने लगे, क्योंकि वहां उनको पानी आसानी से उपलब्ध था। और वहीं खाते खाते क्या किया इन्होंने, उस अनाज को वहीं छोड़ दिया। जब अनाज को छोड़ा तो कुछ 7 दिन या 8 दिन बाद जब ये वहां रोज जाते हैं, पानी पीते हैं, तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसा हो रहा था कि वहां से पौधे निकल रहे थे। अर्थात आप समझ गए होंगे कि कृषि का आविष्कार हो गया। मानव ने कृषि करना सीख लिया। इन्हें ये समझ आ गया कि यार क्या हो सकता है, ये तो क्या है, ये अनाज तो जो है, क्योंकि उसमें से कुछ झुलसे हुए थे, कुछ जले हुए थे, कुछ अगर देखा जाए अर्ध जले हुए थे, तो कुछ कच्चा अनाज भी था। और जो कच्चा अनाज था उन्होंने जब ढेर लगाया तो उनमें से, उन कच्चे अनाजों में से क्या है, जब वो धीरे धीरे पानी में दबते गए, धीरे धीरे वो मिट्टी में दबते गए, तो क्या हुआ कि वहां से पौधे निकले और कृषि का आविष्कार हुआ, जो नवपाषाण काल में मानव को ले गया। ये मानव विकास की महत्वपूर्ण अवस्था है। पत्थर ने तो विकास यात्रा तय ही की, मानव ने कृषि करना सीख लिया। 7000 बीसी बताया मैंने, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह से जन्म से पहले की घटना है, उनके जन्म से पहले की घटना को बिफोर क्राइस्ट अर्थात उल्टे क्रम में लाया गया है। 10,000 है तो 9,000, 9,000 है तो 8,000, 7,000, इस तरह से क्या उल्टे क्रम में लाया गया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो इसे बीसी कहा गया, बिफोर क्राइस्ट कहा गया। तो 7000 बीसी में कृषि के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। अभी मेहरगढ़ कहां पर है, सिंध में है, सिंध पाकिस्तान। तो सिंध क्षेत्र में मेहरगढ़ से कृषि के पहले साक्ष्य प्राप्त हुए और मनुष्य द्वारा उगाई गई पहली फसलें गेहूं और जौ। गेहूं और जौ, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने गेहूं और जौ को उगाया। तो मनुष्य ने, अब देखिए कि कृषि करना सीख लिया। नवपाषाण काल में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए, 7000 बीसी से प्राप्त हुए, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। अब अगर मैं आगे की आपसे चर्चा करूं तो मनुष्य कृषि करना सीख चुका है, लेकिन जब वो कृषि कर रहा है तो उसने क्या किया, जमीन को खोदा। जमीन को जब खोदा तो उसे एक धातु भी टकराई जिसे तांबा कहा गया। तो मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु जो है वो तांबा है। तांबा मानव द्वारा खोज ली गई। अब अगर देखा जाए तो मानव ने तांबा तो खोज लिया, लेकिन अब ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि चलो इन्होंने कृषि करना सीख लिया, तांबे को इन्होंने खोज लिया, लेकिन आप एक बात और सोचिएगा कि एक खेत ये राम का है, ये श्याम का है, ये पीटर का है, ये फला का है, ढिका का है, जिसका एबीसी। तो अब मैंने ये कहा कि भाई अगर ऐसी स्थिति में यहाँ से जानवर इस पर अटैक करते हैं तो ये खेत को नहीं बचा पाएगा, सेफ नहीं कर पाएगा, अनाज को नहीं बचा पाएगा, ये सेफ नहीं कर पाएगा। तब इन्होंने क्या किया, समूह में रहना प्रारंभ किया। समूह में रहना अर्थात तो ग्रुप में रहना प्रारंभ किया। अब अगर ग्रुप में रहेंगे तो दोस्त कौन सी प्रणाली जन्म मिलेगी, ग्रामीण प्रणाली, विलेज सिस्टम, गांव बनना प्रारंभ हो गए। क्योंकि जब ये ग्रुप में रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि गांव का निर्माण होना शुरू होने लगा, क्योंकि अब ये आसपास में यहाँ बसने लगे ताकि ये खेत सुरक्षित हो सके, एक दूसरे के खेतों को एक दूसरे द्वारा सुरक्षित किया जा सके और अनाज को कहीं ना कहीं सेव किया जा सके। तो समूह में रहना,
या गांव बसना प्रारंभ हुए, ग्रामीण सिस्टम, विलेज सिस्टम डेवलप होना प्रारंभ हो गया। अब साथ ही साथ क्या था कि अब उस अनाज को घर भी लाना था, जिसको उगाया गया था उसे घर भी लाना था। अब घर लाए तो कैसे लाएं, उसको सर पर रखकर कहां तक लाया जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि उसे लाने के लिए एक आविष्कार किया जो कहलाता है पहिए का आविष्कार। आसानी से अब इस पहिए की गाड़ी पर आसानी से उसे लाया जा सकता था। दूसरा, अब इस जब अनाज को रखा जाना था तो वो सेफ नहीं हो रहा था। मतलब उसको जमीन पर रखेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो अनाज खराब होने लगेगा। उसके लिए बर्तन की आवश्यकता थी, तो कहते हैं उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए, और ये मिट्टी के बर्तन जो हैं वो कहलाए मृद भांड। मिट्टी के बर्तन, ये मृद भांड बनना शुरू हो गए। ये मृद भांडों में क्या था, इस अनाज को सेव किया जाने लगा, इस अनाज को रखा जाने लगा ताकि अनाज खराब होने से बच जाए। लेकिन क्या अनाज इन्होंने बचा लिया? चलिए मैं मानता हूं मिट्टी के बर्तन बना लिए, लेकिन उतना टेस्टी नहीं लग रहा था जितना कि उस समय था, क्योंकि वो अध जला हुआ था। तो इन्हें समझ में आया कोई तो कमी है। तब कहते हैं कि आग से परिचय तो पहले हो चुका था, बस उसका आविष्कार ही करना था। तो आग को इन्होंने देखा कि आग दो बांसों के घर्षण से होता है, तो इनके पास घिसने के लिए क्या थे, स्टोन, पत्थर। इन्होंने घिसा और उस पत्थर से पैदा हुई आग उत्पन्न हुई। आग इस तरह से यहाँ पर ये का आविष्कार किया गया, मिट्टी के बर्तन बनाए गए, आग का आविष्कार किया गया, तांबा नामक धातु को खोजा गया, कृषि का यहाँ पर आविष्कार किया गया। तो नवपाषाण काल अत्यंत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, जो न केवल अगर देखा जाए पाषाण से जुड़ी हुई है, बल्कि मानव विकास से भी जुड़ी हुई है। मानव विकास का एक महत्वपूर्ण काल है। इस तरह से अगर देखा जाए तो नवपाषाण काल का विकास हो गया। तो चलिए, ग्रामीण व्यवस्था, विलेज सिस्टम डेवलप हो गई। अब चूंकि अगर मैं आपसे बात करूं तो ये विलेज है, एक ये विलेज है, एक ये विलेज है, एक ये विलेज। चलिए, अगर मैं बात करूं, किन विलेजों की बात करूं, तो ए विलेज है, बी विलेज है, सी विलेज है, डी विलेज कह दीजिए, चलो जो भी हो, और भी आप नाम रख सकते हैं, है ना। रामपुरा, श्यामापुरा, या जो भी आप, है ना, आप नाम रखना चाहें ना, आप ऐसे नाम रखना चाहें। तो यहां से क्या हुआ कि शायद अगर मैं कहूं ना कि ये जो और गांव है, यहां पर मैंने कहा जो भी आप और रखना चाहें, भगवानपुरा, जो भी रखें, आरामपुरा, आराम ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसी तरीके से आपने बनाया। अब रामपुरा में उगाया जाता है गेहूं, यहां उगाया जाता है श्यामपुरा में राई, भगवानपुरा में जौ, और यहाँ पर जो भी आप माने मटर, ये उगाया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि रामपुरा में कुछ ऐसे आवारा लड़के थे जो कोई किसी काम के नहीं थे। इनके पेरेंट्स ने क्या किया, इनको 2 क्विंटल गेहूं दे दिया और घूमने के लिए कहा। हमारे घर वाले हमको कुछ पैसा दे देते हैं, तुम इस शहर में जाओ, उस शहर में जाओ, एटीएम में बस बाकायदा पैसा आ रहा है। तो ऐसा मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, ये तो केवल एक इशू है। चलिए, तो मैंने ये कहा कि भाई यहाँ से क्या हुआ कि घूमने के लिए क्या हुआ, रामपुरा से 2 लड़के निकले या 2 लोग निकले, या 1 या 2 लोग निकले, और यहाँ से अरे वाह, अरे वाह, इन्हें तो एक गांव मिला, श्यामपुरा। यहाँ तुमको क्या मिला, एक गांव मिला, श्यामपुरा। तो यहाँ से गेहूं, यहाँ से राई, यहाँ से गेहूं, यहाँ से राई, यहाँ से गेहूं, यहाँ से राई। तो इनमें वैवाहिक संबंध भी इन गांव में होने लगे, तो आपस में क्या हो गया, इनकी रिश्तेदारी भी होने लगी। और आगे बढ़े तो भगवानपुरा, यहाँ से जौ, और आगे बढ़े तो यहाँ पर क्या है, आरामपुरा, और यहाँ से क्या है, मटर। इस तरह से अगर देखा जाए तो एक सर्कुलेशन शुरू हो गया।
एक सिस्टम शुरू हो गया, एक विनिमय शुरू हो गया, एक व्यवस्था शुरू हो गई, एक सिस्टम शुरू हो गया कि कहीं राई थी, कहीं गेहूं था, कहीं मटर थी, कहीं जौ था। और ये सर्कुलेशन जब शुरू हो गया तो धीरे धीरे क्या है, इससे विनिमय की शुरुआत हुई, इससे कहीं ना कहीं विनिमय की शुरुआत हो गई, विनिमय आपस में होने लगा। और यही विनिमय जो है, यही वस्तु विनिमय जो है, ये व्यापार का आधार बना। जो हमने देखा किस तरह से गेहूं, राई, मटर, चना, एक तरीके से जब ये विनिमय शुरू होने लगा तो अब एक व्यापार की शुरुआत हो गई। लेकिन ये एक जगह से संचालित करना आवश्यक था, क्योंकि इतनी लंबी दूरी तक किसी वस्तु को ले जाना संभव नहीं था। तो एक बाजार का निर्माण हुआ, एक कहा जा सकता है एक नगर का निर्माण हुआ, एक नगरीय व्यवस्था का जन्म हुआ, जो भारत की पहली नगरीय सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी गई। तो इस नगर में सब कुछ उपलब्ध था। इस ग्रामीण सिस्टम से एक विलेज सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। जब यहाँ अधिशेष उत्पादन हुआ, जब जरूरत से ज्यादा उत्पादन हुआ, तो यही जरूरत से ज्यादा उत्पादन क्या होता है, नगरीय सभ्यता का जन्मदाता माना जाता है। तो जब यहाँ पर क्या हुआ, उत्पादन बढ़ने लगा इन गांवों से, तो फिर एक बड़े शहर का निर्माण हुआ, जो भारत की पहली सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता, पहली नगरीय सभ्यता के नाम से जानी गई, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिसे हम अगले एपिसोड में देखेंगे या अगले लेक्चर में हम देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।